सो बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर लाइटिंग का क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका अटेम्प्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें वी कैलकुलेटेड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड वी गॉट टू नो दैट लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था वो ये था कि हाउ डू दिस लेबर प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, और इसके ऊपर हमने ये पूरा 12 मार्कर अटेम्प्ट किया था। और 12 मार्कर में हमने ये सीखा था दैट वी हैव टू मेक 2 मेन पैराग्राफ्स, लाइक आफ्टर इंट्रोडक्शन वी हैव टू मेक 2 मेन पैराग्राफ्स एंड देन वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन। 12 मार्कर के ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और ये केस जो था इसमें ये सीन चल रहा था कि कस्टमर कंप्लेंट्स फाइल वर इंक्रीजिंग, मतलब कस्टमर कंप्लेंट्स वर इंक्रीजिंग, absenteeism was also increasing, the quality was getting poor, deliveries were getting late, unemployment was decreasing in this particular market, जिसकी वजह से हमें रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और अब ये जो है, और बेसिकली एवरी कस्टमर, कहाँ लिखा हुआ था दैट एवरी कस्टमर विल हैव अ डिफरेंट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि हर कस्टमर का जो है ना, समझो हमारे कस्टमर कौन होते हैं, जो सिनेमा और थिएटर्स के ओनर्स या डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होंगे। जैसे हम यूं समझ लो, जैसे न्यूप्लेक्स सिनेमाज हैं, उनका कोई तो सप्लायर होगा ना, जो लाइट्स वगैरह के सारे इक्विपमेंट्स उनको सप्लाई करता होगा। तो जो उनका सप्लायर होगा ना, हम समझो उस तरह के सप्लायर हैं जो सिनेमास को सप्लाई करते हैं लाइटिंग इक्विपमेंट। और ये कह रहा है कि एवरी कस्टमर विल हैव अ डिफरेंट ऑर्डर। कहाँ लिखा था ये, एक सेकंड। ईच ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर इज अ डिफरेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि हर बंदा जो है ना, वो अपने हिसाब से, हर सिनेमा की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, साइजिंग होती होगी, तो उसके हिसाब से वो ब्राइटनेस और डार्कनेस, उसको शायद कुछ कहना चाह रहा है। सही है। सो अब अगर वो एग्जाम में 20 मार्कर आता है एस पे इस सवाल, तो किस तरह से 20 मार्कर, अच्छा एग्जाम पेपर 3 होगा और पेपर 4 भी होगा, तो पेपर 4 के अंदर आपके पास दो 20 मार्कर होंगे ना, तो उन दो में से कोई एक, मैं आपको आज पहला 20 मार्कर इसको दिखा रहा हूँ, जिसमें evaluate the changes in HRM strategy that TL should introduce to deal with their current HR problems. So this is a 20 मार्कर। और जो पेपर 4 होगा उसमें तुम्हारे पास होंगे दो 20 मार्कर। और पेपर 4 का नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजी। एंड अगर तुम लोग अपना सिलेबस देखो, एक सेकेंड, अगर तुम्हारा ये सिलेबस लगाऊं, तो देखो हर जो लास्ट चैप्टर है ना, जैसे चैप्टर 16 है, चैप्टर 16 का नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, marketing strategy. Unit 4 is operations strategy. Unit 5 is finance and accounting strategy. So basically, after the end of every unit or after the end of every department, a chapter is with the name of strategy. और strategy का मतलब ये होता है कि हम जो पूरा, जैसे अगर हम बड़े लेवल पे बात करें, पूरी ऑर्गेनाइज, अगर मैं यूनिलेवर का एचआर डायरेक्टर हूँ, या अगर मैं यूनिलेवर का कोई सीनियर एचआर मैनेजर हूँ, तो क्या मैं एक वक्त में एक फंक्शन देख रहा हूँ? लेट्स से, will I be just responsible for recruitment of employees, or will I just be responsible for the performance? If I'm the senior most person in the HR department, there might be a lot of people working under my सुपरविजन। एंड हर मैनेजर का कोई अपना रोल होगा, जैसे कोई एक मैनेजर रिक्रूटमेंट संभालता होगा उस यूनिलेवर की, फिर कोई जो है ट्रेनिंग्स का काम संभालता होगा, कोई मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम संभालता होगा, कोई मैनेजर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम संभालता होगा। यानी कि आई विल हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर मी इफ आई एम ऑन द सीनियर पोजीशन इन यूनिलेवर, लेट्स से। एंड अब अगर मैं यूनिलेवर का एचआर डायरेक्टर हूँ या सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, तो शायद मुझे फिर सारे एरियाज को एक साथ देखना होगा ना, इंक्लूडिंग योर एएस का यूनिट 2 एंड ए2 का यूनिट 2। सो सारे एरियाज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और मेरे अंडर फिर मैनेजर्स होंगे जो स्पेसिफिक एरियाज को देखते होंगे। ऐसा ही ना? यानी कि आई विल बी एज अ डायरेक्टर ऑफ एचआर इन यूनिलीवर, आई माइट हैव टू design a HR strategy for every manager to follow, so that हमारे पास जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, अब जाहिर है यूनिलीवर की बात हो रही है, हजारों लोगों का स्टाफ होगा पाकिस्तान के अंदर ही, तो अब वो इतने सारे लोगों को चलाना, इतने सारे लोगों की मोटिवेशन, इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे लोगों को खुश रखना, मोटिवेटेड रखना, उनके लिए मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स डिजाइन करना, उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखना, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, उनका क्लियर स्ट्रक्चर में होना कि कौन किस किस क्या पोजीशन पे होगा, जो सारी बातें पढ़ी आज तक, वो सारी बातें अगर मैं एक साथ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं समझो पूरे डिपार्टमेंट को जो मैं स्ट्रेटेजाइज करता हूँ या ऊपर से देख रहा होता हूँ, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी।
और इसी तरह जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी होती होगी ना कि अगर अगर मेरी कंपनी हो और मेरी कंपनी में अगर 5,000 लोग हों, तो उन 5,000 लोगों को मैं चलाना किस तरह से चाहता हूँ, या मैं उन 5,000 लोगों को क्या विजन दिखाना चाहता हूँ, या मैं उनको किस तरीके से किस तरफ अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाऊंगा, इन सारे लोगों की मैनेजमेंट को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उनके ऊपर जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, तो दैट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो सीनियर मोस्ट हेड्स होंगे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते होंगे। यूनिट 4 ऑपरेशंस के जो न्यूनर लेवल के ऑपरेशंस मैनेजर होंगे, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इन्वेंट्री, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पैकिंग का सामान आता होगा, पता नहीं कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं ना उनके, तो कितने सप्लायर्स होंगे, पूरी सप्लायर्स की या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी। उन सब जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है इंडिविजुअल काम तो कर रहे होते हैं, सिर्फ वो इन्वेंट्री के लिए सप्लायर को फ़ोन नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने बंदा रखा हुआ है। मैं तो बताने का काम करूंगा ना कि ये सप्लायर्स के साथ कैसे क्या करना है, कौन से सप्लायर्स सेलेक्ट करने हैं, कौन से हटाने हैं। जब मैं सीनियर लेवल पे आ जाता हूँ, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक स्ट्रेटजी फॉर माई इंटायर डिपार्टमेंट, सो दैट एवरी पर्सन वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट knows what they are doing and knows what they are working towards। समझ आ रहा है? यानी इसी तरह फाइनेंस स्ट्रैटेजी भी होगी, हर डिपार्टमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, और पेपर 4 का नाम क्या है, देखो पेपर 4 का नाम ही क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी। नाम ही क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली पेपर 4 विल फोकस ऑन द डायरेक्टर लेवल बातें, एंड पेपर 4 विल फोकस ऑन द सीनियर मैनेजमेंट लेवल डिस्कशन, दैट हाउ द इंटायर डिपार्टमेंट वर्क्स। एंड नाउ अभी तक अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो, एएस के अंदर वो हर एरिया का अलग अलग सवाल पूछता था कि रिक्रूटमेंट इंटरनल होनी चाहिए, एक्सटर्नल 8 मार्क्स, या ट्रेनिंग ऑन द जॉब पे के फायदे होंगे या नहीं होंगे, कुछ वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है एएस के अंदर, और ए टू के भी पेपर 3 के अंदर। लेकिन पेपर 4 के अंदर तो वो फिर ओवरऑल डायरेक्टर लेवल पे आपको लेके जाएगा, और अब आपको सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बना देगा, और अब वो कहेगा बताओ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में क्या चेंज लाना चाहिए, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या चेंज लाना चाहिए, या ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी में क्या चेंज लाना चाहिए, या फाइनेंस स्ट्रैटेजी, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर पूछ सकता है। या वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये यूनिट 1 में जब हम इसका 8 और 9 कवर हो जाएगा, तो इसके अंदर 8 और 9 के अंदर फिर वो ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी एक चीज होती है, पूरे बिजनेस की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सो बेसिकली एचआर स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी, और इसके अलावा फाइनेंस स्ट्रैटेजी, एंड देन बिजनेस स्ट्रैटेजी। दीज आर द 5 मेन स्ट्रैटेजीज दैट द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी डीलिंग इन। और इन इस तरह की जो बड़े लेवल, इसे मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि इस तरह की जो बड़े लेवल की बातें होंगी वो हमें पेपर 4 में सोचने को मिलेंगी, और पेपर 4 में हमें थोड़ा सीनियर डायरेक्टर पोजीशन लेवल सोचनी आनी चाहिए। जरा अब हम बने बने नहीं हो तुम लोग भी, मैं भी, लेकिन अगर हो तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, एंड यू थिंक कंपनी एज अ होल। जितना थॉट जा रहा है, यू गाइस आर वर्किंग एंड स्टडिंग बिजनेस, राइट? अब बिजनेस जब ए लेवल जब पढ़ रहे हो, तो उसमें सिखाया ही ये जाता है ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहिए, या प्रैक्टिकल सोच लो, इसी तरह से ये सिखाया जाती हैं चीजें। तो नाउ एट द पेपर 4 लेवल, एट द सीनियर मोस्ट लेवल, आप समझ लो अपने जो आखिरी लेवल का एग्जाम दोगे, तो वो एग्जाम का ऑब्जेक्टिव यही है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मोस्ट लोग कैसे सोचते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो क्या बातें करते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन क्या आया देखो, अब समझ आएगा थोड़ा सा, आई थिंक थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया। इवेल्युएट द चेंजेस इन एचआरएम स्ट्रैटेजी that TL should introduce to deal with their current HR problems। कि इनके जो current HR problems चल रहे हैं, क्या क्या HR problems चल रहे हैं मुझे बताओ। अगर हम इस केस में जाके देखें, so what are the current HR problems that they are facing? If I go to the case again, then I can see that क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो केस में हमें नजर आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एब्सेंटीज्म बढ़ रहा है। अब ये वो सारे मसले हैं जो एक एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि स्टाफ को सही से मैनेज करो। अब एचआर डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे मैनेज कर रहे हो, या क्या ऐसे एरियाज में प्रॉब्लम आ रहा है, और क्यों आ रहा है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को सही से मैनेज नहीं कर सक रहे हो, क्या मतलब व्हाट्स हैपनिंग रॉन्ग। सही है। तो अब एक तो ये एचआर में पूछूंगा कि प्रोडक्टिविटी क्यों खराब है, एब्सेंटीज्म क्यों ज्यादा है, क्वालिटी भी खराब हो रही है, लेकिन क्वालिटी तो खैर उसका इम्पैक्ट है, बिकॉज क्वालिटी तो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी स्टाफ की मैनेजमेंट की वजह से खैर अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ रहा है। और लेबर टर्नओवर इज आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज पीपल आर मे बी
हैविंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड मोटिवेशन लेवल भी डाउन लग रहा है। यानी कि मैं टॉपिक्स सोच रहा हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स मैंने आज तक पढ़े हैं उसमें से कहाँ कहाँ इशू है। आई थिंक एक प्रॉब्लम है आपका, लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। सही है। एक प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन लेवल्स बहुत ऑफ हैं, तभी इतना ज़्यादा स्टाफ छोड़ के जा रहा है। शायद लेबर टर्नओवर भी प्रॉब्ली ज़्यादा है। सही है, मैं सारे पहले प्रॉब्लम्स देखूंगा तो उसके फिर सोल्यूशन डिज़ाइन करूंगा ना। और एब्सेंटीज़म इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दिस सिचुएशन। So now I need to suggest an updated HR strategy if I want to, uh, if I want to what? If I want to deal with these HR problems. So how do we deal with it? Probably we have to change. अब कुछ हमें सजेस्ट करना होगा, बेसिकली बताना ये होगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमें क्या डिसीशंस लेने चाहिए हैं कि हम इन एचआर प्रॉब्लम से डील कर सकें। तो यानी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज तक पढ़े हैं जिनको यहाँ लिखने की जरूरत है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। सो आई थिंक एक तो मैं लिख सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है चैप्टर 16 में, याद होगा अगर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि अभी तक हम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखते हैं, आधे आधा स्टाफ तो हमारा पार्ट टाइम पे, अगर केस याद हो तो। अगर आधा स्टाफ पार्ट टाइम पर है तो प्रॉब्लली उनकी वो जॉब सिक्योरिटी नीड्स इतनी फुलफिल नहीं होंगी, वो इतना ज़्यादा तभी कमिटेड नहीं होंगे, तभी शायद अ, इतना मतलब एब्सेंटीज़म भी ज़्यादा है ना। इसने कहा भी था कि स्पेशली पार्ट टाइम वर्कर्स जो है वो छुट्टियां ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा ना कि यार आप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज लाओ फिर, क्योंकि ज़्यादा आपको पार्ट टाइमर्स तंग कर रहे हैं। तो यू नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम सो ये पार्ट टाइमर्स आपको तंग ना करें। दैट्स व्हाट आई थिंक। और एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आई थिंक चेंज लाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आई थिंक मोटिवेशनल जो आपने चैप्टर पढ़ा है अगर पहले एएस में, कि थोड़ा सा स्टाफ की मोटिवेशन का भी इशू लग रहा है। तो मोटिवेशन कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का जो टॉपिक पढ़ा है हमने एएस में, तो मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या लाना चाहिए अभी, क्या हिंट मिली है मुझे केस को देख के कि मोटिवेशन के लिए कौन सा टॉपिक यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे। क्या ऐसी मुझे हिंट एग्जाम में मिली है ये केस में कि मैं इस पे लिख सकूं मोटिवेशन रिलेटेड कुछ। थ्योरिस्ट का भी नाम तो लिखूंगा ही, यस वेरी नाइस, थ्योरिस्ट तो लिखना है। डेलीगेशन के बारे में लिख सकता हूँ, वेरी नाइस, क्योंकि ज़्यादा हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते, ज़्यादा पूछते नहीं हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं देते भैया, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग भी लेके आओ ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि यार अगर हम छुट्टी करेंगे तो हमारा भी प्रॉफिट में से हिस्सा है, तो वो प्रॉफिट अगर हिट होगा तो हमारी इनकम हिट होगी। अलाइन करो ना गोल्स को, इसको कहते हैं द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी अलाइंड विद द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज शुड नो दैट इफ दे आर एब्सेंट देन देयर इनकम्स वुड बी अफेक्टेड इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज अफेक्टेड। फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो थ्योरिस्ट के बारे में तो एक आध दो बीच में नाम सेट कर देंगे किसी तरह से। तो मोटिवेशन के ऊपर कहानी लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई आई थिंक अप्रोचेस पे भी लिख सकते हैं कहानी थोड़ा सा। ये फिर मोटिवेशन से ओवरलैपिंग भी हो सकता है। हार्ड एचआरएम से हम थोड़ा सा सॉफ्ट एचआरएम पे चले जाएं। स्टाफिंग थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, जो डेलीगेशन वाला पॉइंट आया था। सही है। टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन लेबर। अब मुझे बताओ, नहीं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, uh, कौन सी टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री है ना ये तो। क्योंकि वैसे भी प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर टेक्नोलॉजी है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी तो एचआर डिसाइड नहीं करेगा, वो कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस डिसाइड करेगा ना ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में तो। लेकिन हमें तो एचआर एचआर के ऊपर सवाल है, तो हमें एचआर स्ट्रैटेजी बतानी है। ऑपरेशंस के अंदर नहीं जा सकता। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम फोकसिंग माय दोस टॉपिक्स जो मैंने एएस लेवल पे पढ़े हैं या ए2 लेवल पे पढ़े हैं यूनिट 2 में से। लेकिन सही है। अच्छा, अब जो मुझे 20 मार्कर अटेम्प्ट करना होगा, तो क्या क्वेश्चन क्या था, वापस पढ़ रहा हूँ। Evaluate the changes in human resource management strategy that TL should introduce to deal with their current HR problems. So 20 marker जब हम attempt करेंगे तो we will start with introduction and then we have to make
3 to 4 पैराग्राफ्स, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम आंसरिंग। एक दफा सुनो फिर स्ट्रक्चर कॉपी करना। इंट्रो में मुझे हमेशा लिखनी होगी जो भी मेरे पास कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे आई थिंक वी विल डिफाइन HRM। और अगर मेरे पास कोई कीवर्ड ना हो क्वेश्चन में तो आई कैन ऑल्सो डिस्कस सम करंट सिचुएशन बेसिकली कि चल क्या रहा है। कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जो कीवर्ड चल रहा हो उस कीवर्ड की हम देंगे डेफिनेशन। और जो 20 मार्कर होगा ना, ये बात सुनना बहुत गौर से, जो 20 मार्क का क्वेश्चन है उस 20 मार्क के क्वेश्चन में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी टू डिस्कस द इशू। बेसिकली डायरेक्ट हम पॉइंट्स लिखना स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहला जो मेन पैराग्राफ होगा फर्स्ट इंट्रो के बाद, जो फर्स्ट मेन पैराग्राफ होगा उसमें हम करंट सिचुएशन या इशू डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है, मसला क्या चल रहा है। जैसे मैं स्टील फैक्ट्री की जो है ना वो ओवरऑल कहानी समझाऊंगा कि भाई मसला ये चल रहा है कि कुछ है ना HR प्रॉब्लम्स हैं इस बिजनेस में, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे परफॉर्मेंस पे इश्यूज आ रहे हैं। और पहले मैं उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा 20 मार्कर। जैसे अगर ये मेरे पास HR डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है या मेन मुझे मसला HR के अंदर नजर आ रहा है, तो आई विल टॉक अबाउट द HR डिपार्टमेंट दैट now HR department of this factory will be responsible to design an updated HR strategy. They'll have to make certain changes to the HR policies that how to deal with these problems, and that's what the first paragraph will look like. मैं भी लिखवाऊंगा तो समझ आएगा मेनली, लेकिन सिर्फ याद रख लो कि फर्स्ट मेन पैराग्राफ में हमेशा जब 20 मार्कर लिखेंगे तो हम मेन इशू पे बात करेंगे कि मेन सीन क्या है और कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। सही है। एंड पैराग्राफ 2 जो है इसमें फिर हम एक पैराग्राफ शायद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बना देंगे कि यार आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज लाने की ज़रूरत है। फिर एक पैराग्राफ हम मोटिवेशन का बना सकते हैं कि मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स लाने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है, द वे मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स आर डिजाइंड। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अप्रोचेज हेयर, बिकॉज मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ कि हार्ड HRM चल रहा है और सॉफ्ट HRM। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि अब ये मेरी चॉइस है, मसला कोई नहीं है, पैरा 4 भी बना सकता हूँ और उसमें मैं अलग से बिल्कुल अप्रोचेस के बारे में लिख लूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह से इसको लेके चलता हूँ, बट इफ आई फील लाइक देन आई कैन मेक अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट्स आल्सो फाइन, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा कंटेंट कितना बन रहा है। सही है। कंटेंट अगर अच्छा बन गया होगा पैराग्राफ 3 तक तो फिर शायद मैं पैरा 4 इसमें ना डालूं, वो फिर अगर कम लग रहा हो तो फिर मैं पैरा 4 भी डाल दूँ। सही है। एंड देन आई हैव टू राइट अ कंक्लूजन जिसमें दूंगा मैं अपना ओपिनियन, और उस ओपिनियन को हमें करना होता है जस्टिफाई। और ये बात हमें पता है दैट जस्टिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, ऑन द केस। अप्रोचेज में क्या आएगा? अप्रोचेज में हम बात करेंगे कि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक अप्रोच चल रही है, हार्ड HRM अप्रोच चल रहा है, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट HRM करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, थोड़ा एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस फील कराने की ज़रूरत है। सो अप्रोचेस पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अप्रोचेस पढ़ी हुई हैं, याद होगा चैप्टर 16 के स्टार्ट में, हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM अप्रोच। तो हार्ड HRM अप्रोच में ज़्यादातर हम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हार्ड HRM अप्रोच, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस सो लॉन्ग। बट अब हम उनको सजेस्ट करें कि सॉफ्ट HRM पे चले जाओ। तो इन अदर वर्ड्स हम यही कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स को परमानेंट करो, फिर आप थोड़ा सा उनको डेलीगेट करो। सो सॉर्ट ऑफ हम पॉइंट्स ओवरलैप करके भी लिख सकते हैं या हम अलग अलग पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बस हमें इंट्रोडक्शन, 3 to 4 पैराग्राफ्स एंड देन माय कंक्लूजन। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट अ 20 मार्कर क्वेश्चन इन पेपर 4, इन बिजनेस A2 पेपर 4। सही है। तो इसको मैं लिखवाता हूँ, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। आधा आज लिख लेते हैं, आधा हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। आंसर, आंसर लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। पहले डिफाइन क्या करूंगा मैं? व्हाट शुड आई डिफाइन? आई शुड डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the long term plan
and direction for the employees. Human resource management is the long-term plan and direction for the employees working in an organization. The objective of HRM is to ensure that the workforce is managed well. Yeah, workforce is willing to contribute fully to the objectives of an organization. To the objectives of an organization. यानी कि जो स्टाफ है उस स्टाफ को मैं पूरे स्टाफ को या पूरे वर्कफोर्स को मैं यूज कैसे करता हूँ या इतना उनको डायरेक्ट कैसे करता हूँ that they all are willing to work hard towards the objectives of an overall organization, right? And that's the definition. And then I need to write the first main paragraph. और जो फर्स्ट मेन पैराग्राफ है उसमें मैं मेन इशू डिस्कस करूंगा कि चल क्या रहा है इस फैक्ट्री के अंदर, सीन क्या चल रहा है। पहले मैं उस ऊपर पर से बात करूंगा। Just copy this down. अच्छा, इसके बाद फर्स्ट मेन पैराग्राफ। TL is currently facing TL is currently facing various human resource problems TL is currently facing various human resource problems such as TL is currently facing various human resource problems such as high labor turnover rate, high absenteeism, high labor turnover rate, high absenteeism, low motivation of staff, TL is currently facing various human resource problems such as high labor turnover rate, high absenteeism rate, low motivation of staff, and declining labor productivity. As a result of these human resource problems, the factory is facing various performance issues. As a result of these human resource problems, the factory is facing various performance issues. Such as increasing customer complaints, poor quality, and late delivery times. फुल स्टॉप के बाद हो गया ये पैराग्राफ कंप्लीट। बताओ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या करना होता है? पहले इशू डिस्कस करना होता है कि मेन सीन क्या चल रहा है, और फिर हमें उस डिपार्टमेंट की बात करनी होती है कि वो डिपार्टमेंट
अब कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, अब मुझे डिपार्टमेंट की बात करनी। नाउ एचआर डिपार्टमेंट, अभी मैंने बताया कि करंटली टीएल क्या फेस कर रहा है, सीन क्या चल रहा है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा ना कि कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अब इसको केटर करे। एचआर डिपार्टमेंट will now be responsible HR department will now be responsible HR department will now be responsible to design an updated HRM strategy. HR department will now be responsible to design an updated HRM strategy. HR department will now be responsible to design an updated HRM strategy to resolve these HR problems. To resolve these HR problems. So the performance of this factory can be improved. So the performance of this factory can be improved. सही है। अब मैंने बात कर दी है एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अब इस प्रॉब्लम को सेट करे। देख रहे हो किस तरह से चल रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया और फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ना।